दोस्तों, उम्मीद है ये नावल आपको पसंद आ रहा होगा। अगर वीडियो अच्छी लगे, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैंने उसे अच्छी तरह से पकड़ा हुआ था और हम दोनों दौड़ते दौड़ते दूसरी दुनिया में चले गए। कुछ देर के बाद शांजिल को सर्दी लगने लगी और मैं भी पागल हो चुका था। तेज दौड़ने की वजह से हम दोनों दौड़ते दौड़ते उस दुनिया में होने लगे। हम दोनों अपनी मस्ती में लगे हुए थे कि अंदर कहीं से किसी चीज के गिरने की आवाज आई। मैं जिस हालत में था उसी में रुक गया, सांस तक रोक ली। शांजिल का हाल भी मेरे जैसा था, वो भी साकिन हो चुकी थी। हम ये अंदाज़ा लगाने की कोशिश कर रहे थे कोई उठ तो नहीं गया। जब काफ़ी देर तक कोई हलचल न हुई तो हमारी रुकी सांसें बहाल हुई और हम दोनों अलग हुए। मैंने उससे पूछा, तुमने झूठ क्यों बोला कि तुम्हारे दिन हैं? इसने एक अदा से आंखों को घुमाते हुए कहा, तुम फिर कौन सा बाज आ गए? जब सब कुछ करना था तो अब फायदा क्या पूछने का? मैंने कहा, ये भी ठीक है, अब क्या फायदा? चलो छोड़ो, ये बताओ कैसा लगा मेरा साथ? वो बोली, मेरी जान निकाल दी तुमने। उसके साथ ही वो उठकर बैठ गई। कुछ देर के बाद उठकर खड़ी हुई और अपने बाल ठीक करने लगी। उसके लंबे बाल जब उसकी कमर पर लहराए तो मुझे फिर से वही जानलेवा हसन की मलका याद आ गई, जो पिछले कई घंटों से आवाज पर सवार थी। उसके लहराते बाल मुझे गांव के रास्ते पर ले गए। मैं मनु खोले खुली आंखों से सारा मंजर रिपीट टेलीकास्ट कर रहा था। पता नहीं चंद घंटों में मेरे साथ क्या कुछ हो गया था। कहाँ सिर्फ मुझे बेचैनी रहती थी और कहाँ हसीन सूरत के दीदार की मचलती ख्वाहिश। मेरा दिल बेख्तियार हो रहा था। मैं उठा, उन लहराते बालों पर अपनी नाक रखकर खुशबू को अपने अंदर खींचने लगा। मेरी हालत अजीब सी थी, जैसे कोई नशा कर रहा हो। अपने हाथों की उंगलियां बड़े प्यार से मैं उनमें फेरने लगा। गर्दन से बाल हटाए चमकदार और कहाँ हसीन सूरत के, जैसे कोई नशा कर रहा हो, और कहाँ हसीन सूरत के दीदार के। मंजर खूबसूरत। मैंने उसको साथ लगा लिया। पता नहीं मुझे क्या हो रहा था। अचानक सब कुछ बदल गया। वो मुझसे दूर हुई, मैं जो किसी के हुस्न से मरऊब होकर अलग जहान से रोशनास हो रहा था। एक लम्हे के हजारवीं हिस्से में सबसे महरूम हो गया। मुझे अपने कानों में एक आवाज़ सुनाई दी, बिलू बस कर, अब जा। मुझे ये आवाज़ दूर कहीं किसी गहरी खाई से आती हुई महसूस हुई। अपने कंधों पर नरम नरम एहसास हुआ। अपने चेहरे पर फिरती उंगलियां महसूस हुईं। मेरा सांस रुकने लगा। मैं बेजान सा हो गया, जैसे मुझसे मेरी मत जान छिन गई हो। सारा हसीन मंजर, हुस्नो सरूर की चाचनी, सब कुछ गायब हो गया। मैं होश की दुनिया में अग गया। मैंने देखा कि शांजिल ने मेरी नाक पकड़ रखी है और हंस रही है। उसकी मुस्कुराहट खुलते गुलाब जैसी थी। मैं गायब दिमाग था, वरना उस खूबसूरत पल का भरपूर फायदा उठाता। उसने हंसते हुए कहा, कहाँ खो गए थे? मैंने तुम्हें कितनी आवाज़ें दी,
दिमाग वापस अचका था, इसलिए बोला, तेरे हुस्न के जलवों की क्या बात है। मेरी जान, मेरी रूह की ग़ज़ा, तुम्हारे हुस्न की गर्मी ने मुझे खुद से बेगाना कर दिया, वरना मैं तो यहीं था। वो शर्माते हुए बोली, चल झूठा, अब इतनी भी खूबसूरत नहीं हूँ। मैं समझ गया कि वो अपनी तारीफ सुनना चाहती है, क्योंकि जब कोई लड़की ये कहे कि वो इतने खूबसूरत नहीं है तो उसका मतलब होता है कि उसको तारीफ करवाने का बहुत शौक है। मैंने अपने दिल पर हाथ रखते हुए कहा, मेरे दिल में झांक कर देखो, तुम्हारी तस्वीर कितनी खूबसूरत है। तुम्हारे एक एक हिस्से की हर जाविये से तस्वीर जहां छुपी है। तुमको देखकर मुझे जिंदगी का एहसास होता है, खास तौर पर तुम्हारा दिल। ये तो मेरी जान ले लेगा किसी दिन। तुम हर लिहाज से हुस्न की मलका हो। वो शर्माती जा रही थी। मैं बोलता जा रहा था, अल्फाज उसके लिए थे, लेकिन आंखों में चेहरा कोई और था। तारीफ किसी और की थी, और ये समझ रही थी कि मैं उसकी तारीफ कर रहा हूँ। ये सच है कि शांजिल भी बहुत खूबसूरत थी, लेकिन पता नहीं, इस गांव की वो मटियार की आवाज़, उसकी चाल, उसकी बात करने का अंदाज़, उसके लहजे की बेखौफी मुझे बहुत भाई थी। इस बात से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि एक हसीन लड़की मेरे सामने खड़ी थी। अभी कुछ देर पहले तक वो बिल्कुल मासूम थी, और अब वो औरत बन चुकी थी। उसके बावजूद मैं किसी और के ख्यालों में गोया हुआ था, तो उसके हुस्न का आलम क्या होगा। मैं अभी और तारीफ करने के मूड में था, लेकिन उसने मेरे मनहू पर हाथ रखा और बोली, बस बस, मैं समझ गई। मैं मलका हुस्न हूँ, दुनिया की सबसे हुसीन लड़की हूँ। मेरा जिस्म मखरूती है। ओके, अब बस करो, इतनी लंबी लंबी ना छोड़ो। मुझे पता है मैं कैसी दिखती हूँ। पता नहीं मैंने कितनी तारीफ कर दी थी, क्या कुछ बोल दिया था। जब वो ऐसे बोल रही थी, वो मेरी गोद में चढ़कर बैठ गई और बोली, बोलो, एक बात पूछो, सच बताना। मैंने कहा, पूछो। वो बोली, तुम मुझसे सच में इतना प्यार करते हो? मैंने कहा, तुम्हें क्या लगता है मैं झूठ बोलता हूँ? तुम्हारी तारीफ झूठी कर रहा हूँ। वो बोली। मैंने कहा, सच में तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तुम मेरी जान हो, सिर्फ तुम ही सोचता हूँ। हर वक्त तुम्हारे ही ख्यालों में खोया रहता हूँ। मेरी हालत कुछ ऐसी है कि जैसे तुम पे मरने लगा हूँ। उसने मेरे होठों पर हाथ रख दिया और बोली, आई लो यो। मेरी नज़र साइड पर रखे, कलाक पर पड़ी 2 बज रहे थे। मैंने कहा, टाइम बहुत हो गया है, मुझे जाना चाहिए। वो बोली नहीं, और अपनी बाहें मेरी गर्दन में बाजू डाले और मेरे सर पर थोड़ी रख ली। मैं नहीं जाने देना, अभी तो आए हो। अभी तो मैंने तुमसे बहुत सारी बातें करनी है, और तुम जाने की बात कर रहे हो। मैंने छेड़ते हुए कहा, मेरी जान में कहीं भागा नहीं जा रहा, बस अपने घर जा रहा हूँ, ताकि हम कल फिर मिल सके। वो खुश होते हुए बोली, पका, कल भी आओगे? मैंने कहा, अगर तुम बुलाओगी तो ज़रूर आऊँगा। इसने मुझे अपने साथ लगा लिया, फिर मेरी गोद से उठी।
मैं भी उठा और कहा, शानी ये चादर उठा लेना। उसने चादर की तरफ देखा और फिर अपने मुंह पर हाथ रखकर बोली, ये क्या हो गया? और परेशान होकर खुद को देखने लगे। मैं बड़ी मुश्किल से उसको समझाया कि ऐसा होता है, लेकिन वो फिर भी नाराज हो गई और मुझे कहने लगी, आज के बाद अपनी शक्ल ना दिखाना। मैंने काफ़ी कोशिश की उसको मनाने की, लेकिन उसने एक नहीं सुनी। मैं भी गुस्से से फू फू करता उठा और उसके बैठक से निकलकर अपनी बैठक में अग गया। दोबारा से सारे वाक़ियात जो गुज़श्ता 10 घंटों से मेरे साथ पेश आ रहे थे, उन पर गौर करते करते नींद की वादियों में उतरता चला गया। सुबह उठा ज़रूरियात से फारिग होकर वॉक करने चला गया। दोस्तों, ये मेरी ज़िंदगी का एक लाज़मी हिस्सा था। जब तक हम इस टाउन में रहे, नहर किनारे रोज़ वॉक करने जाता था और सुबह सुबह टाउन खूबसूरत आंटियों को ताड़कर ट्रक झाड़ता था। तरफ सरकारी नर्सरी थी जो छोटे जंगल की शक्ल इख्तियार कर चुकी थी। काफ़ी घने दरख्त थे जिनमें संबुल और सफ़ेदा के दरख्त बहुत ज़्यादा थे। उसके अलावा फूलदार पौधों की भी बहुतायत थी। उसके साथ एक क्वार्टर था जहां एक दर्जा चहारम का मुलाजिम अपनी फैमिली के साथ रहता था। उसकी बीवी ने टाउन में तंदूर लगाया हुआ था जहां सारे टाउन की रोटियां लगती थी। नर्सरी के साथ ही बड़ी नहर बहती थी जिसके किनारे में अक्सर जॉगिंग भी किया करता था, लेकिन ज़्यादातर मैं बस वॉक ही करता था या थोड़ी बहुत वर्जिश कर लेता था। वॉक या वर्जिश तो एक बहाना होता था। मैं हमेशा किसी न किसी आंटी या उनके साथ आने वाली लड़कियों को, जिनमें अक्सर मुलाजमा होती थी, तका करता था। नर्सरी में एक ऐसी जगह थी जहां बांस का झुंड था। उसके नीचे एक खाई सी बनी हुई थी जिसको हम टोया भी कहते थे। वो बिल्कुल इस झुंड के नीचे थी। वो आम तौर पर बाहर से नज़र नहीं आती थी। मैं काफ़ी दिन पहले तंदूर वाली आंटी की बड़ी बेटी पर ट्राई कर रहा था। जब वो आती तो मैं गुज़र चुका होता या कोई न कोई गली में होता। इस दिन जब मैं उसके दरवाजे के पास से गुज़रा तो वो मुझे दरवाजे में नज़र आई। मैं उसकी तरफ देखकर समाइल पास की। उसने भी मुस्कुराहट से जवाब दिया। मैंने अच्छा रिस्पॉन्स देखकर उसको नर्सरी में आने का इशारा किया। उसने हाँ, मैं सर हिलाया और मैं आगे चल दिया। क्वार्टर क्योंकि बिल्कुल नहर के साथ था और सारे टाउन के सीवरेज के निज़ाम का मरकज़ भी था। इसकी पिछली तरफ तो मैं इस तरफ निकल गया और उसका इंतज़ार करने लगा। मैं उम्र के इस हिस्से में था जहां अगर ये लत लग जाए तो ना कोई उम्र देखी जाती है और ना रंगो सूरत। मेरी भी ऐसी ही हालत थी। वो लड़की जिसका मैं नाम भी नहीं जानता था, सामुले रंग की थी। उसकी खूबसूरती की वाहिद चीज़ उसका भरा भरा जिस्म था जो अक्सर लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जा करने का हुनर जानते थे। मैं भी उन पर फिदा था। ऐसा जानलेवा हसन कि उसकी रंगत बेवक़्त लगती थी। उसको देखकर बेचैनी होने लगती थी, पर गौर नहीं किया था। वो अपने दुपट्टे का पल्लो
अपनी उंगली में घुमाते हुए आ रही थी। उसको देखकर मेरा दिल बेचैन हो रहा था। अब आप लोग सोचोगे कि कौन बेवकूफ़ वॉक करने जीन्स पहन कर जाता है। तो जनाब ये काम में करता था क्योंकि वक्त का तो एक बहाना होता था। वैसे भी हम पैंडो हर जगह अपना पैंडो होना साबित करके ही दम लेते हैं। वो मेरे पास आ गई। मैं उसमें खोया हुआ था। उसने हाथ लहराकर मुझे अपनी तरफ मुतवज्जा किया तो मैं बोला, कहाँ हो? चले, उसने कहा कि पीछे पीछे चल पड़ा है। वो चलती चलती उस जगह जा पहुंची जिसका मैं ऊपर जिक्र किया था कि बांस का झुंड था। उसने ऊपर से कुछ बांस हटाए और उसके नीचे उतरकर मुझे भी बुलाया। मैं भी उतर गया। जगह साफ थी, नीचे घास पोस बचाई गई थी, जैसे अक्सर कोई वहां आकर आराम करता हो। मैं नीचे उतरकर उसके साथ लगकर बैठ गया। अपना एक हाथ उसके कंधे पर रखकर बोला, और क्या हाल है? वो बोली, ठीक हूँ, तुम सुनाओ। बड़ी आग लगी है, रोज ही जाते हो मेरे पीछे। मैंने भी सोचा आज तुम्हें खुश कर दूं। तुझे कुछ पता भी है कि नहीं? वो मुझे भी शहरी बाबू समझ रही थी, जैसे मैं कोई बर्गर टाइप मम्मी डैडी बच्चा हूं, क्योंकि मेरी ड्रेसिंग वैसे ही होती थी। मैंने कहा, एक बार आजमा कर देखो, पता चल जाएगा। वो बोली, इजा। फिर ये कहकर उसने मुझे अपने साथ लगा लिया और मोहब्बत की बरसात करने लगी। उसके बाद लेट गई और मैं सीधा होकर बैठ गया और उसको चेक करने लगा। वो बोली, क्या चेक कर रहा है? हमारे पास टाइम नहीं है। मैंने भी वक्त ज़ाया करना मुनासिब नहीं समझा और उसको साथ लगा लिया और मोहब्बत की बरसात करने लगा। मैं उस वक्त को याद करने लगा जब एक दोस्त से सुना था कि काली औरत बहुत ठंडी होती है, लेकिन यहाँ तो मामला ही उलट था। मैं कुछ देर रुका और फिर मोहब्बत की बरसात करने लगा। मैं उसको पहले ही अपने बस में कर चुका था, इसलिए उसकी कोशिश नाकाम हो गई, लेकिन मुझे भी बेचैनी हो रही थी। फिर मैं भी दूसरी दुनिया में दौड़ने लगा। बीच बीच में मैं रुककर सांस ले रहा था और फिर मैंने दोबारा दौड़ना शुरू कर दिया और कुछ ही देर में वो भी मेरे साथ दौड़ने लगी। साथ साथ मैं शरारतें भी कर रहा था। इसने मुझे साथ लगा लिया है और फिर वो दौड़ते दौड़ते इस दुनिया में वापस होने लगे। मैं भी उसके साथ वापस होने लगा।